This conference will now be recorded. क्वेश्चन ये आइटम 2020 में आया हुआ है। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन HIL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2020। नोट्स बनाने हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। comparative figure and column of total are not required। जब वो किसी कॉलम से मना कर दे वो कॉलम हमने कभी नहीं बनाना। ओके होगी बात। अब आ जाए जनाब, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको करना स्टार्ट भी करते हैं। लिखा हुआ है कि जनाब हड़प्पा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी इंफॉर्मेशन है ईयर एंडेड 2020 की। यहां पर आपने चीज देखनी है, लिखा हुआ है बैलेंस एज ऑन 30th June 2019, मतलब 30th June 2020 के ओपनिंग बैलेंसेस हैं। हमें 4 एसेट्स गिवन है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड व्हीकल। लैंड, और यहां पर उसने लिखा हुआ है, अगर आप गौर करो कि कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट। इसका मतलब है सवाल के अंदर कॉस्ट भी हो सकता है, सवाल के अंदर रिवैल्यूड अमाउंट भी हो सकती है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस गिवन है जनाब। ये डेप्रिसिएशन के मेथड्स स्ट्रेट लाइन है, 2 में स्ट्रेट लाइन, 1 में रिड्यूसिंग बैलेंस। यूजफुल लाइफ भी गिवन है, और अगर लैंड की इन्फिनिट लाइफ है तो इसका मतलब है ये डेप्रिशिएट नहीं होगा। एक बात का ख्याल रखना है, पेपर में जैसे लैंड के ऊपर ना एक छोटा सा स्टैरिश बना हुआ है और उस स्टैरिश को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि an amount of rupees 12 million had been charged to profit and loss account upon previous revaluation। कहते हैं पहले लैंड रीवैल्यू हुई थी 12 मिलियन से, हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया था। इसका मतलब है पहले आपका रीवैल्यूएशन लॉस पड़ा हुआ है 12 मिलियन का लैंड से रिलेटेड। क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आता तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप नहीं लिखते। रिवैल्यूएशन लॉस आता है तो ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। आपको ये भी पता है कि हम रिवैल्यूएशन लॉस की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखते होते हैं। तो ये उसने इंफॉर्मेशन दे दी कि पहले हमारे पास लैंड से रिलेटेड रिवैल्यूएशन लॉस अवेलेबल है। फिर सेकंड पॉइंट में लिखता है ऑन 30th June 2020 the revalued amount of the land and building were assessed by smart consultant 120 million and 35 million respectively। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में कहता है setting up the new plant was commencing from on 1st July 2019 and substantially completed on 29 Feb 2020। The plant was available for use 1st Feb 2020 and immediately put into use। Useful life of the plant was estimated 10 years। Detail of the cost incurred are first payment, second payment, third or fourth। The cost of the plant was financed through existing finance facility।
ये बोरोइंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। With a limit of rupees 200 million carrying markup 12% per annum, a government grant of rupees 20 million related to the plant was received on January 1, 2020. अब देखें IS 23 भी आ गया इसमें, IS 20 भी आ गया। The grant amount was used for repayment of running finance facility. कहता है जैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलेगी ना, आपने जो रनिंग फाइनेंस से पैसा रिसीव किया हुआ है ना, जितना वापस हो सकता है वो वापस कर देंगे। डन होगी बात। फिर लिखा हुआ है वन ऑफ द व्हीकल, ये दूसरा पॉइंट आ गया। और हमें पता है कि हमने करना क्या होता है, हर एसेट को अलग अलग डील करेंगे तब जाकर क्वेश्चन हमारा सही होगा। अभी सिर्फ हम एक दफा पढ़ रहे हैं, हर एसेट को अलग अलग डील करेंगे। One of the vehicle had an engine failure on January 1, 2020 and its engine had to sold as scrap for rupees 0.1 million. The vehicle had been acquired on January 1, 2018 at a cost of rupees 2.5 million. 40% of the cost is attributable to its engine. कहता है 40% उसकी कॉस्ट उसकी इंजन से रिलेटेड है। Through the engine of similar capacity was available at a cost of rupees 1.2 million. The old engine was replaced on January 1, 2020 with a higher capacity engine at a cost of rupees 1.8 million. कहता है वैसे जैसा हमारा इंजन खराब हुआ था ना, उस जैसा इंजन 1.2 मिलियन का मिल रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन हमने एक हायर कैपेसिटी का इंजन ले लिया और जिसकी कॉस्ट 1.8 मिलियन थी। तो हमारा एडिशन 1.2 मिलियन से होगा या 1.8 मिलियन से? हमारे इंजन में जो एडिशन होगा वो 1.8 से होगा या 1.2 मिलियन से होगा? 1.8 1.8 बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हमने जितनी कॉस्ट हमें इनकर हुई है हमने तो वही लेनी है ना। अब आ जाओ नीचे, उसने कहा है कि HIL uses cost model for subsequent measurement of property, plant and equipment except the land and building. मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा सब के लिए कॉस्ट मॉडल। फिर HIL accounts for revaluation of net replace method and transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earning on an annual basis. HIL deduct government grant in arriving at the carrying amount of the asset. तो गवर्नमेंट ग्रांट की जो उसने पॉलिसी बता दी, डायरेक्टली डिडक्शन की बता रहा है या सेपरेटली रिकॉग्निशन की बता रहा है? गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड वो डायरेक्टली डिडक्शन पॉलिसी बता रहा है या सेपरेटली रिकॉग्नाइज होने वाली पॉलिसी बता रहा है? लास्ट लाइन में पढ़े जरा। डायरेक्टली डिडक्टेड। हाँ जी, डायरेक्टली डिडक्ट करवा रहा है। अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 20 मार्क्स का मतलब है कि तकरीबन 1/4 पासिंग मार्क्स। तो बड़े ध्यान से करेंगे। पहले हमने करना क्या है, सवाल पेपर में करने की टेक्निक, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को पकड़ेंगे। पेपर में अगर आपने कोई एसेट शुरू किया और वो मुश्किल है, मुश्किल में फंस गया है कि कोई चीज नहीं समझ लग रही, उसको छोड़ के दूसरा कंप्लीट कर लो, लेकिन जो एसेट को पकड़ो उसको सेपरेटली देखो बस। तो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। सर जी जी सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि एसओसीआई में हम फेयर वैल्यू लॉस भी लिखते हैं और फेयर वैल्यू गेन भी लिखते होते हैं, तो इसका एक वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी होता है बस। हाँ जी, इसमें नहीं होता, IAS 16 में नहीं होता। IAS 16 में रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है, रिवैल्यूएशन लॉस होता है, या रिवैल्यूएशन लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस को OCI के नाम से लिखते हैं। चलिए ठीक है सर। चलिए जनाब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
कौन सा साल उसने बताया हमें? फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2020, 30th June 2020, for the year ended 30th June 20। हमारे पास सबसे पहले हमने फिक्स्ड एसेट्स कैजुअली बना लेते हैं और बाकी चीजें सारी एंड में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट, फिर हमारे पास एसेट्स है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और व्हीकल। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, व्हीकल। टोटल का कॉलम उसने खुद मना कर दिया है, इसलिए हमने टोटल का कॉलम नहीं बना। रुपीज एंड थाउजेंड है, तो सबसे पहले आपको पता है हम ब्रॉडो लिखते हैं। आई कैप के सॉल्यूशन और हमारे सॉल्यूशन में थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का फर्क होगा, लेकिन चीज एक ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं कि बैलेंस एट 30th June 2019 या 1719 एक ही बात है। 1719 या 30th June 19 एक ही बात है। हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है, लैंड 100,000, बिल्डिंग 70,000, प्लांट 180,000, व्हीकल 8800। तो जनाब 100,000 है लैंड, 70,000 बिल्डिंग, 180,000 प्लांट और 88,000 व्हीकल, 8800। डन। अब हम देखते हैं, पहले लैंड के बारे में देखते हैं। लैंड में और बिल्डिंग में क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, राइट। तो पढ़ते हैं पहले जनाब, ऑन 30th June 2020, मतलब साल का एंड, द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड की रिवैल्यूएशन हुई तो वो हो गया लैंड 120 मिलियन का, और बिल्डिंग रीवैल्यू हुई तो वो हो गई 35 मिलियन की। लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। 100,000 से 120,000 का हो गया। सरप्लस आया या लॉस? सरप्लस। लेकिन उसने खुद कहा है कि 12,000 से पहले इसका लॉस भी अवेलेबल है। इससे पहले जब रिवैल्यूएशन हुई थी, अगर आप यहां पर देखें, लास्ट लाइन को देखें, ये वाली लाइन, उसने कहा है पहले 12 मिलियन का रिवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो जाता ही रिवैल्यूएशन लॉस है। तो इसका मतलब है हम अगर एंट्री पास करें, लैंड डेबिट होगा 20,000 से, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो, बल्कि पहले हम लॉस की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले क्रेडिट होगा 12,000 से, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा 8,000 से। बट लैंड ने डेबिट 20,000 से ही होना है, लेकिन नाम बस 12,000 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से 8,000 आ जाएगा। ओके होगी बात। तो अब हम क्या करें, यहां पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी तो एडजस्टमेंट भी नहीं होती, वो एलिमिनेशन भी नहीं होती।
हम यहां पर लिख लेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। डन होगी बात? चले जी, उसके बाद सर जी रिवैल्यूएशन लॉस माइनस नहीं होता? रिवैल्यूएशन लॉस ये रिवर्स किया है, हमने लैंड को देखना है, लैंड 20,000 से हमने डेबिट करनी है। आपने रिवैल्यूएशन लॉस, वैसे तो ये रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स हो रहा है, बट आपने जिस कॉलम में हो आपने उसको देखना है। आपके लैंड डेबिट 20,000 से हो रही है तो आपने लैंड में 20,000 ऐड करना है। नाम क्या इस्तेमाल होंगे? सरप्लस और लॉस। ओके अभी मैंने ये एंट्री पास की तो है, ये आपके सामने यही एंट्री पास होती है ना इसकी, क्योंकि जब लैंड डेबिट हुई 20,000 से, लेकिन पहले 12,000 का लॉस पड़ा हुआ था, सवाल के अंदर बताया, हमने वो रिवर्स किया और फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखा। ओके चलें, उसके बाद आप बिल्डिंग पे आ जाएं। बिल्डिंग भी इंटरेस्टिंग है, बिल्डिंग एक डेप्रिशिएबल एसेट है तो इसलिए ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। बिल्डिंग का जो पहले हमारे पास चीजें अवेलेबल है ना, वो जरा गौर करके देख, वो लिख लेंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगी। बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो हमारे पास अमाउंट पड़ी है ना 70,000 है उसकी अमाउंट रिवैल्यूड, 14,000 उसकी आई हुई है डेप्रिसिएशन, राइट, और 16,000 से उसका ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है। 16,000 से उसका ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है। तो जनाब स्टेटस ये है, 70,000 में से 14,000 माइनस करें, कितना आ जाता है? 70,000 में से 14,000 माइनस करें 56,000। यस चलें जी, अब जरा दोबारा वापस चलते हैं। बिल्डिंग का मेथड है स्ट्रेट लाइन, लाइफ है उसकी 20 इयर्स। गॉट इट सर? जी सर स्क्रीन बहुत स्टक हो रही है। ये सिर्फ आपकी तरफ इश्यू आ रहा होगा, क्योंकि यहां से तो ओके है सब। नहीं सर, हो रही है। हमारी तरफ नहीं सर हो हमारे पास नहीं, ठीक है बिल्कुल हाँ जी, क्लियर तो है। इसलिए इस जगह स्टक हो रही है ना, क्योंकि मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। चलें जनाब, अब जरा ध्यान से, 70,000 हमारे पास एसेट की वैल्यू अवेलेबल है, 14,000 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अवेलेबल है, 16,000 उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, मेथड है स्ट्रेट लाइन और 20 इयर्स उसकी लाइफ है, राइट। अब और रिवैल्यूएशन कब हो रही है? साल के एंड पे। रिवैल्यूएशन कब हो रही है? साल के एंड पे। तो आप मुझे बताएं, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या पहले रिवैल्यूएशन लेंगे? ये स्टेप तो आप सबको पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन सर। हो गया, पहले डेप्रिसिएशन लेंगे और डेप्रिसिएशन लेने के लिए भी 70,000 को 20 पे डिवाइड करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और पूरे यानी इसके अंदर यानी ये सवाल के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, बाकी सारे आसान है। 70,000 को 20 पे डिवाइड किया तो डेप्रिसिएशन कितनी आई? 3,500। 3,500। अब जरा मुझे कोई बताएगा कि अगर 3,500 एक साल की डेप्रिसिएशन है
तो 14,000 कितने सालों की डेप्रिसिएशन है? 4 सालों की। 3500 एक साल की डेप्रिसिएशन है, तो 4 14,000 ईयर। सालों की डेप्रिसिएशन है। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। तो 3500 को 14,000 को हमने 3500 पे डिवाइड कर दिया तो 4 साल। इसका मतलब है जो एसेट आपने रीवैल्यू किया वो 4 साल गुजार चुका है। जो एसेट आपने रीवैल्यू किया है वो 4 साल पहले गुजार चुका है। तो या हम इसको 20 पे डिवाइड कर दें या हम इसको 16 पे डिवाइड कर दें, आंसर सेम आएगा। ऐसा होता है ना, बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो या कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड कर दो, आंसर सेम आता होता है। अब मुझे आपने बताना है, ये तो चलो स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, मैंने 70,000 को 20 पे डिवाइड कर दिया। ये जो 16,000 सरप्लस आ रहा है, ये मैं 20 पे डिवाइड करूंगा या 16 पे डिवाइड करूंगा? 16 पे सर। 16 पे सर। 16। इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जब भी कोई वैल्यू पड़ी होती है वो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करनी, क्योंकि जितना सरप्लस रियलाइज हो चुका है पिछले 4 सालों में वो तो बताया ही नहीं हुआ हमें, इसलिए हमने इसको 16 पे डिवाइड करना है। स्टेटस हमने ये वाला देखना होता है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी रियलाइज होगा कितनी अमाउंट से? 1000 से। अब 56,000 में से 3500 माइनस करो जरा, कितना आ गया? 56,000 में से 3500 माइनस करें, 5 to 500, और 16,000 में से 1,000 माइनस किया 15,000, राइट। अब हमने अपना एसेट को रीवैल्यू कर दिया, हमारा एसेट हो गया 35,000 का। 35 मिलियन से मुराद क्या है? 35,000 का। $35,000 सरप्लस आया या लॉस? लॉस आया, बट कितना? 17,500, जिसमें से 15,000 हमारा सरप्लस रिवर्स होगा और 2,500 हमारा एक्चुअल में लॉस जाएगा। डन होगी बात। अब हम अगर एंट्री बनाएं ताकि हम उसकी पोस्टिंग कर सकें, एंट्री एक तो इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी अमाउंट से? 3500 से। ये आपने एंट्री सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपने लिख कर पास करनी है, आपको पता होना चाहिए, मैंने इसलिए आपको दिखाई है। एक एंट्री ये पास होगी, एक एंट्री पास होगी जनाब रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग की, $1,000 से। ये एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं आएगा नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, क्योंकि ना सरप्लस का कोई कॉलम होता है ना रिटेन अर्निंग का कोई कॉलम होता है। जिसका कॉलम बनाते हैं सिर्फ उस पर इंपैक्ट आता होता है। फिर उसके बाद हमारी एक एंट्री बनी, हमने रीवैल्यू किया एसेट। रीवैल्यू करने से पहले पिछली सारी डेप्रिसिएशन रिवर्स की। ये आपने सारी की सारी दिमाग में एंट्री पास कर लेनी है, टाइम नहीं होता इतना ज्यादा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग की कितनी किस अमाउंट से पास होगी? 14,000 पहले की पड़ी हुई है, 3500 अब आई है। 14,000 की डेप्रिसिएशन पहले से पड़ी हुई है और 3500 अब आई है। और आखिरी एंट्री हम पास करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिवैल्यूएशन लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और बिल्डिंग क्रेडिट 17,500 से।
ये सर ये हमने 14,000 सी पहले वाली हमने डेप्रिसिएशन क्यों लिखी है सर? पहले वाली डेप्रिसिएशन को क्या कह रहे हैं? सर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमने ली है उसकी रिवर्सल डाली है सर, वो सरप्लस आ रहा है, मतलब उससे पहले भी रिवैल्यूएशन एक दफा हुई है, तो ये एंट्रीज की रिवर्सल पहले पढ़ नहीं चुकी? देखिए रिवर्सल अगर पढ़ चुकी होती तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर ना आया होता। वो 4 साल पहले एसेट रिवैल्यू हुआ था, उसके बाद रिवैल्यू अगर होता तो जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक्स में नजर आ रही होती है, रिवर्स हो जाती तो नजर ही ना आ रही होती, क्योंकि अगर डेबिट हो जाती तो फिर बुक्स में क्यों नजर आ रही है? ओके सर। ठीक हो गया। चलो जी, अब इसको आकर हम अपने कॉलम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। कुछ चीजें तो हमारी पहले यानी जो डेप्रिसिएशन वगैरह है वो हो गई है, लेकिन बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन सरप्लस और लॉस की वजह से बिल्डिंग हमारी कम हुई है। 15,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से और 2,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हमारी बिल्डिंग क्रेडिट हुई है। ठीक है, और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि हम इसका नीचे 3-4 लाइनें छोड़ के अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बना लेते हैं कॉलम, ताकि जो चीजें हमारे सामने आती जाती हैं वो हम लिखते जाते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी वही चीज पहले हम लिखेंगे, बैलेंस एट 30th June 2019, 14,000, 60,000 और 4,000। 14,000 लैंड का तो होता ही नहीं है, 14,000, उसके बाद 60,000, उसके बाद है जनाब 4,000। डन, ताकि ये जो हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का चक्कर हुआ है ना इस बिल्डिंग का, वो हम खत्म कर दें। तो बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन आ गई हमारी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, लैंड की होती नहीं, बिल्डिंग की 3,500 आ गई। फिर मेरे भाई एलिमिनेशन आ गई, 17,500 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गई 17,500 से, राइट। अब हम चलते हैं, बिल्डिंग की सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई, एसेट में भी उसका इफेक्ट ले लिया और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी उसका इफेक्ट ले लिया, खत्म होगी बात। अब चलते हैं, अच्छा एक बिल्कुल एक एलिमिनेशन का इफेक्ट हमने एसेट में भी लेना है, इसका एलिमिनेशन का इफेक्ट हमने एसेट में भी लेना है। $17,500 क्या किया था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट करनी है 17,500 से और बिल्डिंग भी क्रेडिट करनी है 17,500 से। डन, चलें जी, नेक्स्ट आ जाते हैं प्लांट के ऊपर। प्लांट में उसने बोरोइंग कॉस्ट का जिक्र किया, कहते हैं जनाब हमारे पास प्लांट जो ऑलरेडी अवेलेबल है 1,80,000 का, 60,000 का डेप्रिशिएट हो चुका है, 15 साल लाइफ है। एक नया एसेट आ गया आपके पास एडिशन में 1 जुलाई, 10 साल उसकी लाइफ है, लेकिन उसको बनाने के लिए हमने लोन लिया, मतलब बोरोइंग कॉस्ट के जरिए हम प्लांट की कॉस्ट फाइंड करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट के जरिए, और इसमें हमें गवर्नमेंट ग्रांट भी मिली है 20 मिलियन। तो आ जाए जनाब, वर्किंग कर लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट की भी वर्किंग कर लेते हैं।
जी, कितनी पेमेंट हमने की है? वर्किंग वही होगी जिसकी बोरिंग कॉस्ट वीक है, वो इसकी बार बार वर्किंग देखता रहे तब भी उसे समझ लग जाएगी। जरा गौर कीजिएगा, जब हम किसी की कॉस्ट फाइंड करते हैं बोरिंग कॉस्ट के अंदर, तो सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट इनकर्ड, डन। फिर उसके बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। फिर हम इसमें लिखते हैं टेम्परेरी, इसमें तो स्पेसिफिक है ही नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें स्पेसिफिक नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ जनरल बोरोइंग है। क्योंकि जनरल बोरिंग है ना, उसने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इस्तेमाल किया है। कल का जिसने लेक्चर लिया उसे पता है कि जनरल बोरिंग के बारे में कल बताया था। कॉस्ट इनका देखते हैं 12,000, 48,000, फिर 48,000 और फिर 12,000 प्लस करे जरा, टोटल कितनी बन गई? 120,000। नीचे टोटल करके दिया भी हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड है 120,000, डन। इसके लिए हम वर्किंग करते हैं, जनरल बोरोइंग की वर्किंग में डेट लिखते हैं, पेमेंट लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेट कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आजा जी, सबसे पहली पेमेंट की है 1 अगस्त 2019 को, 1 अगस्त 2019, और ये कब तक रही? अगली पेमेंट तक, 1 अक्टूबर 2019 तक। 12,000 का लोन रहा। रेट कितना है जनाब रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का? 12%, मल्टीप्लाइड बाय 1 अगस्त से लेकर 1 अगस्त से लेकर अक्टूबर का टाइम है। 1 अक्टूबर तक कितना टाइम बनता है? एक 8वां महीना और एक 9वां। 10वें महीने में तो हो 1 2/12, कितनी अमाउंट आ गई? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12, 240। 1 अक्टूबर से 2019 पेमेंट हुई हमारी मजीद 48,000, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय अगली पेमेंट तक या रीपेमेंट तक टाइम लेते होते हैं। 1 जनवरी 2012 को आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी 20 मिलियन की, तो आपने सबसे पहला काम ये किया कि जितने पैसे मिले रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में रीपे कर दिए। यानी जो लोन इस्तेमाल कर रहे थे वही लोन रीपे किया। और कब? 1 जनवरी को। एसेट हमारा कंप्लीट हो रहा है 29 फेब को। बात समझ लगी? तो पहले हम क्या करेंगे, ये टाइम लेंगे 1 जनवरी तक का, क्योंकि 1 जनवरी के बाद फिर लोन की अमाउंट चेंज हो रही है। तो बताइएगा जरा कितना टाइम बन गया? 1 अक्टूबर, फिर अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना। 3/2 1800। फिर आ गया 1 जनवरी, 1/1/2020,
20,000 हमने पे कर दिया, 20,000 हमने पे कर दिया। जो गवर्नमेंट ग्रांट से हमें 20 मिलियन मिला था ना, हमने सबसे पहले जितनी हम वो फाइनेंस इस्तेमाल कर रहे थे जितना वापस कर दिया, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट उसके बाद नहीं आएगा। तो 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट पेमेंट तक या नेक्स्ट चेंज तक अमाउंट में क्या चाहिए, 29th ऑफ Feb 40,000 40,000 तो 29 फरवरी को पेमेंट कर रहे हैं ना, और 29 फरवरी को तो एसेट ही कंप्लीट हो गया। सर वो आपने 20,000 माइनस किया और आगे 48 लिख दिया आपने। सॉरी 40,000 आएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1/12। जी जनाब, कितनी अमाउंट आ गई एक महीने की? 400। अगली पेमेंट 29 फेब को ही है और 29 फेब को हमारा एसेट भी कंप्लीट हो गया। तो एसेट कंप्लीट होने के बाद हम इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है, खत्म होगी बात। ये हमारे पास आ गई जर्नल बोरोइंग। प्लस करें जरा, कितना आ गया अमाउंट? सर ये एक बार ना सवाल दिखा 2440 के बताइएगा, ये आपने 20,000 माइनस क्यों किया? सवाल भी दिखा दें, पर मेरे पास साइन नहीं है। ये सवाल में लिखा हुआ है कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट ली थी और गवर्नमेंट ग्रांट में आपने सबसे पहला काम क्या किया कि जो पैसे आपने वो रिसीव किए हैं रनिंग फाइनेंस के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ग्रांट उसको रीपे करने के लिए आई है। तो आपने जितना लोन पे इंटरेस्ट ले रहे थे, जितना वापस रीपे कर देंगे, उस पर तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना बाद में। तो जितने पैसे हमारे पास आए वो माइनस कर दें। डन। चलें जी, आ जाए जनाब 2440 2440। एक स्टूडेंट को मैसेज मिला कि सर 1 जनवरी से 29 फेब तक 2 महीने बनते हैं। माजरत, यहां पर 2 महीने बनेंगे क्योंकि 1 जनवरी से 29 फेब है, 2 महीने बनेंगे। इसको चेंज करो काइंडली। 1 जनवरी, जनवरी का भी पूरा महीना और फेब का भी पूरा महीना। 800 और ये आ जाएगा 2840। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था आज कि अगर ना इस तरह की कोई मिस्टेक आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं लेक्चर ऐसे ही अपलोड कर देता हूं तो फिर कोई किसी से गलती ना हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई गलती हो तो बता दिया करें। लेक्चर सुनते वक्त किसी के सामने आए, नजर के सामने आए तो बता दीजिएगा जी। कितना आ गया? 122,840 लेस कर देंगे गवर्नमेंट ग्रांट से जो पैसे मिले हैं 20,000, तो हमारे एसेट की वैल्यू होगी 102,840। हमारे एसेट की क्या वैल्यू हो गई? 102, क्योंकि उसने कहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट जो आपको मिली है ना, वो आपने डायरेक्टली डिडक्ट करनी है, आपने सेपरेटली लायबिलिटी नहीं बनानी, ठीक है। और आपका ही सवाल मैं बता देता हूं, जो सवाल किसी के दिल में उठ रहा होगा कि सर ये 20,000 तो हमने उधर भी माइनस किया है और यहां पर भी माइनस कर रहे हैं। मेरे भाई, ये 20,000 हमने रीपे किया है लोन का, जो लोन इस्तेमाल किया था एसेट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एसेट की यहां पर हमने पूरा 20,000 ले लिया, लेकिन इस 1,20,000 में जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे हमें मिल गए वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। वो तो उसका यूज बताया ना कि यूज कहां किया है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे एसेट के लिए मिले थे। जो हमारी जेब से पैसे जाएंगे वो
20,000 के अलावा होंगे, क्योंकि बाकी तो गवर्नमेंट की तरफ से आ गए। तो 102,840 ये आ गया हमारा एडिशन। सर ये सर जी, गवर्नमेंट ग्रांट भी इक्विटी की तरह है। इधर से 20,000 माइनस क्यों किया है और नेट लिया है गवर्नमेंट ग्रांट? 20,000 गवर्नमेंट ग्रांट मिली है ना हमें, और उसने खुद कहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट जो आपको मिलेगी वो एसेट की डिडक्शन के लिए आपने इस्तेमाल करना है, एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट कर देना। यानी सर Option ये जो हमने नेट इस्तेमाल- रिप्लेसमेंट वाला मेथड है गवर्नमेंट ग्रांट का। नेट रिप्लेसमेंट मेथड तो मेरे भाई रिवैल्यूएशन के अंदर होता है। ये गवर्नमेंट में दो ऑप्शन होती हैं कि या आप डायरेक्टली डिडक्ट कर दो एसेट की कॉस्ट में से, या आप उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर लो। तो उसने सवाल की आखिरी लाइन में लिखा है कि गवर्नमेंट ग्रांट को आपने एसेट की वैल्यू में से माइनस कर देना है। तो इसलिए एसेट की जितनी कॉस्ट बन रही थी हमने 20,000 उसमें से माइनस कर दी, क्योंकि ये 20,000 गवर्नमेंट से हमें मिल गया था, हमारी अपनी जाती कॉस्ट इनकम नहीं हुई। ये गवर्नमेंट ग्रांट का कॉन्सेप्ट दिमाग में लाए ना, IAS 16 को छोड़ें। गवर्नमेंट ग्रांट से अगर पैसे मिलते हैं तो उसका दो ही काम करते हैं, ये एसेट की कॉस्ट में से माइनस करते हैं या उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं। दो ही ऑप्शन है गवर्नमेंट ग्रांट में। जी एडिशन कितने का हो गया? 102,840। प्लांट का एडिशन कितना हुआ? यहां पर आप लोग वर्किंग का रेफरेंस भी दोगे, जो भी वर्किंग के नंबर प्रॉपर दोगे, हर वर्किंग का रेफरेंस दोगे। अब प्लांट को हम डेप्रिशिएट भी कर लेते हैं, प्लांट को हम डेप्रिशिएट भी कर लेते हैं। चलें जनाब, उसकी डेप्रिसिएशन लेने का तरीका आप सबको पता है, यह है कॉस्ट मॉडल, और कॉस्ट मॉडल में हम एक वर्किंग करते होते हैं डेप्रिसिएशन की। आपको याद होगा डेप्रिसिएशन फॉर 30th जून 2020 क्या काम करते हैं वर्किंग में? 1/7/2019 ब्रॉडाउन माइनस डिस्पोजल। अब सवाल के अंदर ब्रॉडाउन है ही नहीं, सवाल के अंदर ब्रॉडाउन डिस्पोजल नहीं है, इक्विपमेंट का डिस्पोजल नहीं है। तो क्या करेंगे हम? जो इसका ब्रॉडाउन गिवन है उसको डेप्रिशिएट कर लेंगे। प्लांट का ब्रॉडाउन 1,80,000 है, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15, ये डेप्रिसिएशन आ गई। जी जनाब बता दें इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 180,000 डिवाइड बाय 15, 12,000। फिर उसके बाद एडिशन है, दोबारा बता दें सर, ये इसकी समझिए। किसकी किसकी समझ नहीं? ये जो अभी वर्किंग कर रहे हैं सर, ये डिप्रिसिएशन फॉर 30 जून को। और मेरे भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है, यस सर, ब्रॉडाउन में 1,80,000 कॉस्ट पड़ी हुई है, यस सर, लाइफ गिवन है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ पे, डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल 2020 को जो हमने बोरिंग कॉस्ट से एसेट तैयार किया है वो भी अवेलेबल फॉर यूज है। 1 अप्रैल 2020 को ये वैल्यू आपको नजर आ रही होगी, 1 अप्रैल 2020 को। तो 1/4/2020 एडिशन हुआ 102,840 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 से कितना टाइम बन जाएगा? 3/12। ये 10 क्यों लिया? क्योंकि उसकी लाइफ सही 10 क्यों लिया? ये लिखा हुआ है, राइट? ओके ठीक है। और एक स्टूडेंट का मैसेज है कि सर 9 मंथ डेप्रिसिएशन बनती है।
मेरे भाई 1 अप्रैल को अवेलेबल फॉर यूज था, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक 3 महीने बनते हैं, अप्रैल का, मई का और जून का, 3/12। तो कितनी अमाउंट आ रही है? 2571, 2571 प्लस कर लें तो 14571। चले जनाब, डेप्रिसिएशन आ गई 14571। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का ये कॉलम है 14571। हमारा प्लांट भी कंप्लीट हो गया। आप ना, जब ये दोबारा सवाल, जाहिर सी बात है आपने करना है, आप ना हर एसेट को एक दफा पूरा सॉल्व करके उसकी डेप्थ सब कुछ करके फिर आप करेंगे, बहुत आसान सवाल लगेगा आपको। ये 4 एसेट्स हैं, समझो 4 सवाल हैं हमारे, ठीक है? इस तरह से आपने डील करना है इसको। अब लास्ट हमारे पास बात आ गई व्हीकल की। व्हीकल में वो डिस्पोजल का केस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक एसेट बेचा है, दूसरा खरीदा भी है। अहमद कह रहा है कि सर पहले हम वर्किंग ना कर लें सारी। अहमद रजा भाई, वर्किंग कर लोगे ना तो फिर हो सकता है टाइम कम होने की वजह से हमारा कहीं क्वेश्चन ना रह जाए। हर एसेट की वर्किंग कंप्लीट करके रिकॉर्डिंग कर दिया करो, फिर दूसरा एसेट, फिर तीसरा एसेट, ऐसे, ताकि जितना जितना काम होता जाए हमारे उसके मार्क्स सिक्योर होते जाए। जी जनाब, अब आ जाओ व्हीकल के ऊपर। कहते हैं कि व्हीकल का एक इंजन फेल हो गया है 1 जनवरी 2020 को, मतलब मिड ऑफ द ईयर। वो व्हीकल हमने खरीदा हुआ था 2500 मिलियन का। लो जी, इसकी वर्किंग में यहां पर नीचे कर लेता हूं। 2500 का व्हीकल खरीदा हुआ था, किस डेट को? 1/1/2018 को। डन। अब जिसमें से इसका 25%, 25 है 20 है, सॉरी 40%, 40% इसमें इंजन की वैल्यू थी। और बाकी 60% रिमेनिंग था। आपको याद होगा हमने एक सवाल किया था डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स का, मतलब अगर किसी एसेट के एक सिग्निफिकेंट पार्ट्स हों तो उनको अलग अलग करके डील किया जा सकता है, डेप्रिशिएट अलग किया जा सकता है। तो 2500 का 40% लिया तो कितनी अमाउंट आ रही है? 1000। और 1500 उसकी अमाउंट आ रही है रिमेनिंग। अब अगर आप देखें इसकी व्हीकल की जो डेप्रिसिएशन है वो ऑलरेडी 4000 आई हुई है। 8800 के वैसे टोटल व्हीकल हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमने सिर्फ अभी 2500 वाले व्हीकल की बात की है। मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आए जनाब, ये जो इंजन है इसको हम डेप्रिशिएट कर लेते हैं साल के शुरू तक, या जब तक ये एसेट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तब तक। सबसे पहले जनाब हम इसकी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 1/1/2018 को 1000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है? 20% डेप्रिसिएशन का। कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 30 जून 2018 तक 100 डेप्रिसिएशन आ गई।
बाकी बच गया 900। फिर 30th जून 2019 तक मल्टीप्लाइड बाय 20%। जी जनाब, कितनी वैल्यू आ गई? 180। गुड हो गया। रिमेनिंग वैल्यू बच गई 720। अभी बस यहां तक रहना है, अभी सिर्फ यहां तक रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 40% इंजन हम दे रहे हैं वो कितना डेप्रिशिएट हो चुका है पहले? 100, 180 और 720। मैं आपको वर्किंग करवाने लगा हूं, इसकी डेप्रिसिएशन की जरा ध्यान से देखिएगा। डेप्रिसिएशन फॉर 2020 111719 ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू में से मैं माइनस कर दूंगा डिस्पोजल की बुक वैल्यू। ऐसा ही है, ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू में से मैं माइनस कर दूंगा डिस्पोजल की बुक वैल्यू। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू कितनी है मेरे पास? ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू मेरे पास कितनी है? $8,800 माइनस 4,000। 8,800 माइनस 4,000। 4,800 माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू है 720 मल्टीप्लाइड बाय 20%। जी जनाब, कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 816। फिर 1120 डिस्पोजल 720 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 72। फिर सेम डेट को नया इंजन भी आ गया हमारा, क्योंकि उसी डेट को 120 को ही नया इंजन आ गया। एडिशन 1800 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 180। ये प्लस कर लेंगे, हमारे पास accumulated depreciation फॉर द ईयर आ जाएगी 1068। और एक और भी हमें चाहिए, accumulated depreciation ऑफ डिस्पोजल भी। accumulated depreciation ऑफ डिस्पोजल भी चाहिए। वो कितनी अमाउंट है? जी जनाब, 100 ये थी, 180 ये है और 72 ये है, 352। अब बस चीजें याद रखनी है, मैं पोस्ट करने जा रहा हूं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1068 है और डिस्पोजल हमारे पास 352 है। अब हम चलते हैं, इसकी पोस्टिंग करते हैं। अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1068 है। और डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम रिवर्स कर देते होते हैं, 352। डन। और ऊपर चलते हैं, इसकी ना सरप्लस आया था, ना इसका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है, ना एलिमिनेशन है। इसका एडिशन है 1800 का और डिस्पोजल भी है। डिस्पोजल की वैल्यू थी 1000। सर इसकी डिस्पोजल करना है ना सर जी।
सर इसकी स्क्रैप वैल्यू भी तो इन्होंने गिवन की हुई है। स्क्रैप वैल्यू का ताल्लुक मेरे भाई अगर आएगा तो वो उसकी सेल वैल्यू पे आएगा। हम ना एसेट का लेजर एक तरह का बना रहे हैं, ठीक है, तो एसेट के लेजर में ये चीजें नहीं आती। अब जरा इसका मुझे टोटल बता दें, ये बाद में इसको मैं मजीद जूम आउट करूंगा। टोटल बता दें जरा ताकि हम इसको क्लोज कर लें, ठीक है जी। टोटल बता दें लैंड का पहले। $120,000, बिल्डिंग का 35,000, प्लांट का 282,840 और व्हीकल का 'व्हीकल' का कितना आ रहा है टोटल? 8800 प्लस 1800 माइनस 1000, 9600। लो जनाब, ये हमारे पास बैलेंस आ गया, बैलेंस एट 30th जून 20। अब सेम लैंड का तो कुछ नहीं है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल करके माइनस करके दें तो मेरे ख्याल में 0 आना चाहिए, क्योंकि साल के एंड में रिवैल्यूएशन हो रही थी। उसके बाद आप बता दें जनाब, इक्विपमेंट का 60,000 में ऐड कर दे 14,000, 74571। इसके बाद बता दें व्हीकल का 4716। फिर हम बनाते हैं कैरिंग अमाउंट, नेट कैरिंग अमाउंट जी। लैंड की कितनी आ रही है ओपनिंग, और फिर नेट कैरिंग अमाउंट ये ओपनिंग आ जाएगी और नेट कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग भी आ जाएगी। आगे आपने डेट भी लिखना है, मैंने जूम आउट किया तो इसकी वैल्यू चलें जी। 120,000 ओपनिंग और 120,000 ही इसका क्लोज, सॉरी ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग 100,000 है और क्लोजिंग 120,000। अब नेट कैरिंग अमाउंट मुझे बता दे बिल्डिंग की ओपनिंग, बिल्डिंग की ओपनिंग बता दें। ओपनिंग में से ओपनिंग डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, 70,000 में से 56,000 बच गया और क्लोजिंग 35,000 आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि रिवैल्यूएशन साल के एंड में की थी, वही उसकी वैल्यू थी। प्लांट का ओपनिंग बता दें, बुक वैल्यू 120,000, क्लोजिंग भी बता दें, क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस करके जी जनाब 208। इसके बाद क्या है, $269 एंड लास्ट वन इज व्हीकल का ओपनिंग 4800, बुक वैल्यू और क्लोजिंग 4884। डन होगी बात। अभी ये हमारा फिक्स एसेट्स का स्केड्यूल पूरा हुआ है, अभी हमारा 5 मिनट का काम अभी रहता है। उससे पहले आप ऐसा करो कि मैं इसको जूम आउट करता हूँ,
जो आपने इसका सॉल्यूशन को देख लेना है। चलें जनाब, ये मेन इसका सॉल्यूशन है। ये इसका सॉल्यूशन है जनाब, और बाकी सारी इसकी वर्किंग है। नेट कैरिंग अमाउंट हुजैफा भाई, नेट सर कैरिंग आपने अमाउंट इसका फाइंड कर। जी जी सर ये आप कब तक सेंड करेंगे सिलेक्टर? वो मेरा नेट चला गया था। ठीक है, कोशिश तो जैसे अपलोड हो तो तभी मैं जाकर सेंड कर पाता हूँ। जैसे अपलोड होगा मैं वैसे ही सेंड कर देता होता हूँ। और कल का लेक्चर मैंने सेंड कर दिया हुआ शायद, फिर भी मैं चेक कर लूंगा। चले जनाब, ये अभी वाला ये इसकी बात कर रहा हूँ, आज वाला, अभी वाला। नहीं, ये सेंड कर दूंगा। अभी कुछ चीजें हमारी हैं अभी जो नोट्स अभी पूरे नहीं हुए। वो जो नोट्स है हमारे के वो बुक वैल्यू लिखनी है। चलें जी, सर ये वहीकल का दिखा दे एक मिनट। ये व्हीकल की वर्किंग है सारी, व्हीकल को भी देख रहे हैं। चलें जी, अब वो जो चीजें मेन लिखने वाली, मेन तो नहीं उसे हम कह सकते, इसके नीचे आपने इसके बिल्कुल नीचे आपने लिखना है बिल्डिंग का 40,000। मुझसे किसी ने पूछा है बिल्डिंग का, मैंने 40,000 तो नहीं लिखा। चलें जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, वही ऊपर वो चीजें लिख कर के यहाँ पर हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है और प्लांट है, इक्विपमेंट है। हमारा एक होता है जी मेजरमेंट बेस बताना होता है, मेजरमेंट बेस। सर जी व्हीकल है इक्विपमेंट की जगह। तो व्हीकल में लिख देता हूँ। और कुछ लोग ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये एक दफा सवाल कंप्लीट करवा दूं, फिर आपकी जो जो क्यूरी है ना फिर मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। इसकी जो चीजें हैं ना वो लिखने वाली वो मैं बता दूं, फिर आपकी जो क्यूरीज हैं उसका जवाब मैं देता हूँ जी। मेजरमेंट बेस इसका रिवॉल्यूशन मॉडल है, इसका भी रिवॉल्यूशन मॉडल है, और इन दोनों का कॉस्ट मॉडल है। मेजरमेंट बेस के बाद हमने क्या बताना होता है मेरे भाई, मेजरमेंट बेस के बाद मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं है, इसका स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका भी स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका WDV है। पेपर में आपने पूरे लिखने स्पेलिंग। फिर उसके बाद लाइफ या रेट की बात होती है, इसकी लाइफ इनफिनिट है। बिल्डिंग की लाइफ थी 20 साल, प्लांट की लाइफ थी आई थिंक 15 साल, और इसका रेट था 20%। डन। और बाकी जो सारा काम जर्नल डिस्क्लोजर का है वो हमने ऊपर लिख दिया है। फिर उसके बाद एडिशनल डिस्क्लोजर हमने लिखने हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर फॉर रिवैल्यूएशन।
ओके की बात। अच्छा, एक की लाइफ 15 साल थी, तो कोई कह रहा तो 10 साल भी थी, दोनों लिख देते हैं। हाँ जी, एडिशनल डिस्क्लोजर में सबसे पहला डिस्क्लोजर हम बताते होते हैं कि किसने रिवैल्यूएशन की और कब की, वो बताया हुआ है सेकंड पॉइंट के अंदर। स्मार्ट कंसल्टेंट है और रिवैल्यूएशन की 30 जून 2020 को। तो हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग revalued by smart consultant at 30th June 2020. Land and building revalued by smart consultant at 30th June 2020. फिर उसके बाद एक और चीज है जो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वो शायद ही कोई उसको सही तरह पिक कर पाए खुद से। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट इफ लैंड एंड बिल्डिंग नॉट रीवैल्यूड, या हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कैरिंग अमाउंट इफ लैंड एंड बिल्डिंग नॉट रीवैल्यूड। हाँ जी जनाब, हमने HCA का कॉलम साथ नहीं बनाया, वैसे डायरेक्ट बता सकते हो आप। 30 जून 2020 को हमने बताना है। मैं लैंड बता रहा हूं 1,12,000, किसी को पता चला? मैं लैंड बता रहा हूं 1,12,000, किसी को पता चला कि मैंने कहा कि अगर लैंड रीवैल्यू ना होती तो 1,12,000 की होती? इस बात का किसी को पता चला? जी जनाब, चेक कर लीजिएगा जरा। 1 लाख से लैंड आ रही है साल के शुरू में, और नीचे लिखा हुआ है 12 लाख का, 12 मिलियन का पहले रिवैल्यूएशन लॉस आ चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि 1,12,000 की लैंड थी, 1,12,000 की लैंड थी, वो 1 लाख की हो गई, इसलिए 12 लाख का हमें या 12 मिलियन का हमें, क्योंकि हम 1000 में कर रहे हैं तो 12,000 की बात कर देते हैं कि 12,000 का लॉस आया था। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर रुके बताऊं, 1,12,000 की लैंड होगी, 12,000 का लॉस आया होगा, तो फिर ये 1 लाख की नजर आ रही होगी, फिर ये दोबारा रीवैल्यू हुई, तो इसका मतलब है लैंड रीवैल्यूएशन से पहले 1,12,000 की थी। ये इतना ट्रिकी पॉइंट नहीं है, ट्रिकी पॉइंट बिल्डिंग का है। ये अगर कोई बताएगा ना कि अगर रीवैल्यू ना होती लैंड बिल्डिंग तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आती, फिर मजा आएगा। जरा थोड़ा सा 5 मिनट की बात है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है, सिर्फ 5 मिनट दे दें। जी जनाब, उसकी वर्किंग आपके सामने है कि आपके पास बिल्डिंग पड़ी है 70,000 की, रीवैल्यू हुई थी, ये जहरी सी बात है, 70,000 तब भी आया था। सरप्लस भी पड़ा हुआ है 16,000, 14,000 मजीद